लेट्स फर्स्टली रिवाइज एंड डिस्कस एक बार के लिए कि अपन ने क्या क्या किया था। मेरे को एक संदीप बुक दे दो ना कोई, लेटेस्ट वाला ना। हाँ, लेटेस्ट वाला है किसी के पास? अच्छा, हम लोग ने कुछ कुछ चीजें जो है इसमें एडिशंस पिछले क्लास में कर लिया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, एक बार के लिए फटाफट रिकैप बोल लो या फिर इसमें क्वेश्चंस बोल लो। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि इसमें एडिशनली आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको शुरू जो है नॉर्मली कर रहा हूँ। ठीक है, विच विल बी न्यू फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, सबसे पहला जो है, अगर आप लोग एक बार के लिए, मैंने आपको संदीप को वैसे तो लाने के लिए बोला था, पीपल हैव बॉट इट ओवर। तुम्हारा बहुत पुराना वाला है क्या? सार्क वगैरह का दिया हुआ है क्या डेटा? देखो ना उधर, G20 सार्क वगैरह का दिया हुआ है क्या? पेज नंबर 8.1। ठीक है, एक टेबल में एक एक बुक होने से काम हो जाएगा एक बार का। सम ह्यूमन बीइंग्स आर डिफिकल्ट। यू वांट टू क्रिएट अ पीडीएफ? मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। उसके पहले लास्ट वाला क्लास कॉल किया था, चैप्टर नंबर 10 का। जो लिखवाया था ना पोर्शंस को, एक बार मेरे को दे दो, वो लिखवा देता हूँ मैं तब तक बाकी लोगों को। सुनिए, सबसे पहला चीज जो था आपका, मैंने ये लिखवाया था आप लोगों को सबसे पहले कि डेवलपमेंट पाथ की अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ में। ठीक है, तो ये पहला रेलेवेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, इंडिया पाकिस्तान और चाइना का डेवलपमेंटल पाथ का कंपैरिजन। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं कि तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंटल पाथ ऑलमोस्ट सेम टाइम में शुरू हुए थे। इन तीनों के फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो थे वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में थे। ठीक है, तीनों ने पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ज्यादा फोकस में किया। ठीक है, एंड 1980 तक इनफैक्ट इनके सबके ग्रोथ रेट भी क्या था, बिल्कुल सिमिलर थे। तो ऐसे 4 5 या 6 पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं। अगर आप संदीप को रेफर करोगे, 2 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा है उसके नीचे। ठीक है, जैसे 12th 5 ईयर प्लान का रेफरेंस दिया हुआ है मेरे हिसाब से, 11th 5 ईयर प्लान का भी रेफरेंस दिया हुआ है क्या मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ना है। मुझे जैसे पीडीएफ मिलता है मैं आप लोगों को रीड कर दूंगा। ठीक है, भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस है, बट देखा गया है कि जो एक्स्ट्रा एडिशन कुछ कुछ टॉपिक्स में है, ये 2 चैप्टर में प्राइमरीली बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है, वन इज ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 10। ठीक है, एंड सेकेंड चैप्टर दैट, अगर मैं आईडी की बात करूं आपसे, तो चैप्टर नंबर 10 हैज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 6 होगा क्या, रूरल डेवलपमेंट, और 5 होगा। 5 रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो है सर्टेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स। यानी कि हम जब 5 पढ़ेंगे तो वहां पे रूरल डेवलपमेंट वाला पोर्शन को भी, मतलब उसको संदीप गर्ग से भी पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। 1 दरकार नहीं है, 2 नॉट नेसेसरीली, 3 नॉट नेसेसरीली। अगर आप संदीप गर्ग को रेफर कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने रिवीजन करवाया आप लोगों को, जैसे चैप्टर नंबर 3 उस दिन रिवाइज कराया, उसके बाद में आपने एक बार देख लिया बुक को, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर बाई चांस ऐसा है, एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब का बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप अब वो मेरे को बता दीजिएगा कि ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, हम लोग को करना है या मुझे समझाना, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, 80% या 90% चांसेस है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं होंगे इन पहले 3 चैप्टर्स के। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 के भी हम सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे थे उस दिन। अगर आपको याद होगा, लिस्ट ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दे दिया था चैप्टर नंबर 3 का, इन द फॉर्म ऑफ अ फोटो आई बिलीव। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो सेम, देयर इज नो एक्स्ट्रा एडिशंस। रूरल डेवलपमेंट यू हैव सर्टेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बुक। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 10 में एडिशंस है आपके। ठीक है, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात नहीं करेंगे। अगर मैं आपकी मैक्रो की बात करूं आप लोग से, तो यू हैव एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन रिगार्ड्स टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यानी कि एक बार हल्का हल्का हम लोग को संदीप भाई को रेफर करना पड़ेगा फॉर एग्रीगेट डिमांड के कुछ टॉपिक्स। जैसे एग्जांपल, डिराइवेशन ऑफ द मल्टीप्लायर चार्ट। ठीक है, फिर डेरिवेशन फ्रॉम आई थिंक कंजम्पशन टू सेविंग्स कर्व वाला जो पोर्शन है उसका मतलब आंसर आपको आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें आपको आंसर नहीं आएगा, बट अ प्रॉपर आंसर जिसमें आपको फुल मार्क्स मिले उसकी कमी हो सकती है, इसलिए हम लोग इन चैप्टर्स के ऊपर चांस नहीं लेंगे। ठीक है, माय सिस्टम इज एब्सोल्युटली क्लियर टिल 10th of this month. Till 10th of January, we have to aim to complete our Indian economic development and a few chapters of macroeconomics. Example, गवर्नमेंट बजट वगैरह हो गया आपका।
क्योंकि ये सब चैप्टर्स की रिपीटेशन की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट बजट की रिक्वायरमेंट होगी भी रिपीटेशन में, तो मैं सीधा सीधी क्या करूंगा, आपको बुलाऊंगा गवर्नमेंट बजट के लिए, और मैं क्वेश्चंस निकालूंगा, डिस्कस कर लूंगा, और डेफिसिट डिस्कस कर लूंगा आप लोग के साथ में। मतलब आई विल नॉट गो अलोंग की ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसीट्स, पेमेंट्स, ये सब डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है अभी के टाइम में। इट इज बेटर कि मैं आप लोग को बुलाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट बजट Q&A। ठीक है, बेटर रहेगा। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स है जो कि आप लोग कर लेना चाहिए 10th तक एटलीस्ट। अगर आप मैक्रो को टच नहीं भी किए हो अभी तक, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेकंड रिवीजन आपके, तो एटलीस्ट 10th तक योर एम शुड बी टू कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यू हैव अ पैरेलल ऑफ 3 टेस्ट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विद इन 10th और आफ्टर 10th, लाइक 10th 11th 12th और 10th 12th 15, इस तरीके से आपका रहेगा। 15 तारीख तक आपके पूरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ हो जाना चाहिए, ताकि 15 तारीख को आप एक आईडी का 40 मार्क का टेस्ट दे सको, लाइक एन एग्जाम बेस्ड ऑल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चल समझ में आ गया आपको? अगर प्लान समझ में आया तो 10th तक आप लोग फोकस कर रहे हो ऑन कंप्लीटिंग इट। उसके बाद अगर एक एक आधा चैप्टर आपको कोई दिक्कत हो रहा है कि यार भैया हमको याद नहीं हो रहा है, ऐसा क्या करें हम, तो वो आप लोग पॉलिश किए। उस बीच में हम लोग शुरू कर देंगे मैक्रो की रिवीजन। तो अराउंड 20 25 तारीख तक मान लो, 25 तारीख तक हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग सिमिलर तरीके से क्या कर लें, मैक्रो समाप्त कर ले। फिर लास्ट के 4 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो भी हमारे पास अभी बचेंगे, उसके बाद में उसमें हम लोग करेंगे पेपर्स बैठ के खाली। मतलब पेपर्स एज इन फुल लेंथ पेपर्स, मतलब होता है ना 80 मार्क्स, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, इस तरीके के पेपर्स जो है बैठ के आप करोगे। ये आपका प्लान होना चाहिए। अगर मैंने आपको एकदम लॉन्ग एलोंगेटेड प्लान बता दिया है, इसके पहले भी अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है ये। ठीक है, ये एक्सट्रीम केस है, क्योंकि समझ, जब नेक्स्ट मंथ एग्जाम ही है भाई। ठीक है ना, अब नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, अब इससे ज्यादा लेट क्या करेगा तुम लोग। ठीक है, तो इसलिए मैंने तो सबसे लीस्ट केस जो आपको है वो बता दिया आपको। ठीक है, आइए। तो हो गया। ठीक है, दिखाओ वो पीडीएफ शेयर कर दो ग्रुप पे आप, किसी के पास अगर है। क्या पीडीएफ शेयर किया है क्या वो वाला? हाँ, तो वो पीडीएफ तुम आपसी के लिए स्कैन किया है क्या? अच्छा, एप्पल वाला कोई है क्या यहाँ पे? हमको एयर ड्रॉप कर देना ना फाइल को। वीर साहब पढ़ाई कराई कर रहे हैं, छोड़ दिया है? पक्का तो? ठीक है। क्या बोलो? भेज दिया ना? आगे भेजो ना। कहाँ से? ये 3 है क्या? हाँ, देखो हाँ कोई बात नहीं, हमको फर्स्ट पेज नहीं चाहिए। डेवलपमेंटल पाथ वाला बात जो बोला था ना मैंने आप लोग को, ये यहाँ पे दिक्कत आएगा ना आप लोग को, रुको देख लेंगे। हाथ भी है इसमें। ये देखो, अच्छा ये वाला पार्ट में पहले आ जाओ, हम लोग शुरू से ही करते हैं। फिर ये रहा, किसका बुक था? अभी बुक नहीं चाहिए? आइए। ठीक है, सबसे पहले प्रीसीडिंग चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा, वो सब पढ़ के कोई फायदा है क्या? तो ये तो कोनी चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट। पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या हुआ था आपका, मुझे बताइए। लोगों ने जब देखा कोल्ड वॉर के बाद में, लोगों को लगा कि यार अगर इकट्ठा मिलके काम नहीं करेंगे हम लोग, बाकी सारे कंट्रीज को अगर लगा कि अगर इकट्ठा मिलके काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा अपने को, अपन लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो इश्यू हो जाएगा, और आपस में कंट्रीज को बेनिफिट तो करवाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप्स को अलग अलग नाम दे दिया। जैसे किसी ने बना दिया G20 बना दिया, किसी ने सार्क बना दिया। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन कर लिया। एशियन कंट्रीज बोला कि हम लोग जब आपस में ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट वगैरह देंगे। ठीक है, G20 वाला लोग जो है आपस में देगा, कीपिंग एनवायरमेंट इन हिट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, सबसे पहला था आपका कौन सा फॉर्म हुआ, देखो नंबर 1 वाज
ऐसा ये ऑर्डर नहीं है आपका, ठीक है ना, नाम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सार्क दिया हुआ है। फिर यूरोपियन यूनियन आपको समझ में आ रहा होगा, इसका पार्ट पाकिस्तान होगा शायद मेरे हिसाब से। सरकाजम, यूरोपियन, यूरोप का। फिर एशियन, ठीक है। फिर G8, G7, G20, ब्रिक्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनाए गए, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाए गए थे, ठीक है। आउट ऑफ दिस, मेन बात अभी तक ये नहीं है हम लोग के लिए रेलेवेंट। आउट ऑफ दिस, अरे हंसी किस चीज में आ रहा है देखो। क्या किया भाई, किस में हंसी आ रहा है। आउट ऑफ दिस इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, किस किस में मेंबर कंट्रीज है देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एक मार्क के लिए, ठीक है। किस में इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, सार्क में इंडिया एक मेंबर कंपनी कंट्री है। G20 ब्रिक्स, वाइल चाइना इज अ मेंबर ऑफ G20 एंड ब्रिक्स, एंड पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ सार्क ओनली, यानी कि G20 का पार्ट पाकिस्तान है क्या, ब्रिक्स का पार्ट है क्या, नहीं है। चाइना जो है मेरे बताइए आप, चाइना वैसे तो G20 का तो हो गई, हाँ। फिर एशियन का नहीं है मान लो, ठीक है। ये सब कंट्रीज का आपका चाइना पार्ट है, तो ये सब आपको दो एक मार्क के लिए सवाल पूछ सकते हैं वो लोग आपको, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज में चाइना इज नॉट अ पार्ट या फिर पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। चलेगा। नेक्स्ट, ये सस्टेन वगैरह सब नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं करना आप लोग को, छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़े। फिर चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, देखो पहला टॉपिक जो आप लोग के लिए रेलेवेंट था। आप लोग को चैप्टर को यहीं पे याद करके जाना है, आईडी का, जिस तरीके से बाकी चैप्टर्स को याद करवाया है वैसे ही इस चैप्टर को वापस याद करना है आप लोग को। सबसे पहले डेवलपमेंटल पाथ की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान और चाइना को। ये डेवलपमेंटल पाथ इज नथिंग बट अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इट इज जस्ट अ कंपैरिजन, बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कंपैरिजन किस किस तरीके से हम लोग करेंगे बताइए मुझे, ठीक है। आइए, तीनों नेशंस जो है स्टार्टेड देयर डेवलपमेंटल पाथ एट द सेम टाइम, ठीक है। दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम। इंडिया को अपना इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान को अपना इंडिपेंडेंस कब मिला ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, 1947 में। और चाइना को कब मिला, 1949 में। तीनों के जो है सेम स्ट्रेटजीज थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले 1951 में, फिर चाइना के 1953 में, और फिर पाकिस्तान के 1956 में, ठीक है। उसके बाद सिंस 2013 पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द 11th 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान, दैट इज जो पीरियड क्या है 2013 से लेके 2018, while चाइना इज वर्किंग ऑन द 13th 5 ईयर प्लान जो कि था 2016 से लेके 2020। अंटिल मार्च 2017 इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द 5 ईयर प्लान डेवलपमेंटल मॉडल, 2017 से तक तो एटलीस्ट फॉलो कर रहे थे। Currently, Pakistan is following its 12th 5 ईयर plan, which is from 2018 to 2023, while China signaled a major strategic shift in the approach to economic and social development in its 14th 5 ईयर plan 2021 से लेके 25, और इंडिया जो है अपना 5 ईयर plan जो है लेड बाय द गवर्नमेंट। India and Pakistan adopted similar strategies such as creating large public sector undertakings and raising public expenditure on the social development। ये वाला पॉइंट हमने कर लिया कि शुरू शुरू में सारे कंट्रीज ने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था rather than the प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। और 1980 तक तो भैया क्या था, तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंटल स्टोरीज भी क्या थे, सेम थे, ठीक है। तो मेजर पॉइंट्स कवर हो गया, सिर्फ दो ये अलग पॉइंट्स आपको यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं। कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। उसमें से ये कोई सेंस ही नहीं बनाता वैसे, ठीक है। बिकॉज जब 12th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, तो व्हाई डू यू हैव टू टॉक अबाउट द 11th 5 ईयर प्लान, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो आप लोग 12th 5 ईयर प्लान में कुछ लिखा हुआ नहीं है इंडिया के बारे में। इंडिया में सिमिलर 5 ईयर प्लान को फोकस कर रहा है, 5-5 साल का गैप में फॉलो कर रहा है आपका। और चाइना जो है उसका कौन सा चल रहा है, ये 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है। पाकिस्तान का कौन चल रहा है, 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। गवर्नमेंट जो प्लान करेगा उस हिसाब से इंडिया का 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है। चलेगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता ही है, क्या था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब फॉर्म हुआ था मुझे बताइए, ठीक है, 1949 में। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था मुझे बताइए, कुछ पोर्शंस मैंने लिखवाया भी था ना इसमें आप लोग को, पाकिस्तान चाइना का। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये जो ज्योग्राफी और पॉपुलेशन वाला जो पार्ट है वो एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एक ही बार आया हुआ है। तो इसको मैंने जस्ट रीड वाला पोर्शन में रखा है आप लोग को, और इस वाला पोर्शन को भी जस्ट रीड में रखा है।
It will be very ironical if such questions are asked, to be very honest, because this chapter has so many to ask. ठीक है, इकोनॉमी वाला पोर्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जीएलएफ वाला पोर्शन का मैंने आपको कहा था, जीएलएफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका मैंने एडिशनल पॉइंट्स भी आप लोग को लिखवाया था, अगर आपको याद होगा, जीएलएफ का। ठीक है, हमारे बुक में जीएलएफ के बारे में दिया हुआ है, बट हमने एडिशनल पॉइंट्स भी उसमें लिखवाई है। ठीक है, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? सबसे पहले जीएलएफ जो था, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1958 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था आपका। ठीक है, विच वॉज इनिशिएटेड बाय हुम? माओ जिडोंग साहब। किस ऑब्जेक्टिव से? कि उसे चाइना को मॉडर्नाइज करना है, चाइना को क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है। और ये मॉडर्नाइज कैसे करेगा? एग्रियन इकोनॉमी को कन्वर्ट करेगा इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी विद द यूज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, नंबर 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ नहीं था, जो कि मैंने लिखवाया था। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस प्रोग्राम के तहत लोगों को बोला कि भैया आप इंडस्ट्री सेटअप करो इन योर बैकयार्ड्स ऑल्सो, मतलब घर के पीछे का जो एरिया है उसमें भी आप सेटअप क्या करो? इंडस्ट्री सेटअप करो, ताकि देश में जो है हर एक इंसान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ मूव करने लग जाए। तो ये एडिशनल पॉइंट था आपका, जो मैंने आपको बुक में लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो। उसके अलावा कि रूरल एरियाज जो है वो भी कंट्रोल किसका आ जाए? गवर्नमेंट के पास आ जाए। तो रूरल एरियाज में गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? कम्यून्स, कम्यून्स यानी कि ग्रुप्स बनाया। ग्रुप्स के थ्रू क्या किया? कलेक्टिव फार्मिंग हो सके। क्या हो सके? कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब साथ में लोग फार्मिंग कर सके। बेसिकली क्या किया? अलग अलग एरियाज को लिया और एक साथ ग्रुप बना दिया, और पूरा का गवर्नमेंट कंट्रोल में रख लिया, और आपस में बांट दिया कि ये वाला पोर्शन जो है वीर देखेगा, ये वाला पोर्शन जो है प्रिंस देखेगा, ये वाला पोर्शन जो है दिया देखेगा, और इधर कल्टीवेट आप लोग करेगा, ताकि एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं हो और मिलके वो लोग काम करें। इस कम्यून्स में कितने लोग आ गए थे 1958 तक? ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, कौन सा? 26,000 कम्यून्स में आ गया था। तो मैंने सिर्फ लिखा था 1958 26,000 कम्यून्स, उससे ज्यादा आपको कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वापस से बोल रहा हूँ, क्या बोला? 1958 26,000 कम्यून्स, 26,000 कम्यून्स। अंडरस्टूड? ठीक है, बट इसकी वजह से काफी ज्यादा हैवॉक क्रिएट होता है, ड्रॉट वगैरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया था, किलिंग अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन पीपल। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, अगर देखो पेपर, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो लेटरा पेपर की तरफ मूव करूंगा, दैट वी हैव द वर्स्ट पेपर कमिंग इन आवर एग्जाम्स। हम तो उसी का प्रिपरेशन करवाएगा आप लोग को। अच्छा आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है ना? तो अगर आप लोग को ये सवाल आया कि जीएलएफ जो निकाला उसमें दो प्रॉब्लम्स बताइए या इश्यूज बताइए, तो क्या लिखोगे? मतलब बताइए। सबसे पहले सीवियर ड्रॉथ का सिचुएशन आ गया था, 30 मिलियन, इतना याद कर सकते हो दो वर्ड। सीवियर ड्रॉथ 30 मिलियन, 26,000 कम्यून्स, 1958, याद हो गया? ओके। नंबर 2, प्रोफेशनल्स को चाइना के बाहर भेजा था, बट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उनके पास ऑप्शन नहीं था प्रोफेशनल्स को वापस बुलाने के लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल्स को बाहर भेजा गया था। पर आपको पता ही है उस समय वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन, सब दिक्कत हो रहा था आपका, इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? वापस से उन प्रोफेशनल्स को भेजना पड़ा। वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट चांस। ठीक है, इसलिए लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस मत करना, सिर्फ दो तीन कीवर्ड याद रखिएगा, कि अगर बाई चांस किस्मत के थ्रू आ गया तो आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रहे। समझ में आया आपको? अगेन आई रिपीट, देयर वुड बी अ फ्री क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड फ्रॉम द जो भी डे टू डे लाइफ के हिसाब से हुआ है, उसमें से G20 बीइंग अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल, नो डाउट टाइम हो चुका है, इलेक्शंस बीइंग अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा फॉल इन द रूपी वाला जो वैल्यू है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकता है, और एक दो सोशल स्टेटस वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो मुझे हल्का हल्का देखना पड़ेगा कि अभी तक क्या हुआ है, क्योंकि अभी जो होगा उसके हिसाब से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो पेपर बना नहीं होगा, पेपर तो पहले ही बन गया होगा। ठीक है, तो अभी का ये जो पीरियड है इसमें कुछ नहीं कर पाएगा हम लोग। ठीक है, इसके पहले का जो रेलेवेंट इवेंट्स हुआ है उसमें से एक दो मार्क का सवाल पूछता है। ठीक है, जीएलएफ क्लियर हो गया? जीएलएफ कब शुरू हुआ था मुझे बताइए आप लोग? 1958 में शुरू हुआ था। ठीक है, किसने शुरू किया था भाई? माओ जिडोंग ने शुरू किया था। क्यों? आप मुझे बताइए, क्यों शुरू किया था? ठीक है, उसके अलावा मुझे बताइए आप लोग, इसमें फोकस किसके ऊपर गया था? टू डेवलप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कन्वर्ट द एग्रियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी। उसके लिए कम्यून्स बनाया गया था। कितना कम्यून्स था? 26,000 कम्यून्स डेवलप किया था 1958 तक। ठीक है, उसकी वजह से नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो आया हुआ। हाँ, नेक्स्ट, ये आपका मैंने बुक से कट करा दिया था पूरा का पूरा, आप लोग को याद होगा। ठीक है, ग्रेट प्रोनाटियट कल्चर हमारे बुक से कट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या था मुझे बताइए, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ मुझे बताइए आप लोग?
बड़ा कैसे करते हैं इसको? 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ। किसने इंट्रोड्यूस किया? माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रो लैटियन कल्चर, जहां पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को कहाँ भेजा गया था? बाहर भेजा गया था, ताकि वो लोग वहां के चीजों को सीख सके। सिंपल, मतलब बेसिकली डेवलप करने के लिए बाहर भेजा, जहां पे कंट्रीज एक्चुअली में डेवलप्ड है, उन कंट्रीज में स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को जानबूझ के भेजा गया, ताकि वहां का कल्चर, वहां का जो नॉलेज है वो ले सके, ताकि उस चीज को हम लोग चाइना में इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट नंबर 3, इसके ऊपर शायद मैंने लिखवाया था आप लोगों को, रिफॉर्म्स वाला पॉइंट में ना। आइए सर, रिफॉर्म्स किस तरीके का था? ठीक है, अब इनिशियल फेज जो था, उसमें रिफॉर्म्स 3 चीज के ऊपर था। क्या क्या था मुझे बताइए? एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। जो इनिशियल फेज था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था मुझे बताइए आप लोग? एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में फोकस किया गया। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, ये वाला पोर्शन को कट करना पड़ेगा तुम्हारा, ये सही नहीं है। ये वाला पोर्शन भी गंदा है, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। कैल्शियम की कमी है। ठीक है, बात समझ में आए? इधर से शेप तो रानी बन हो गया है। क्लियर है? पक्की बात है? चलो, अब एग्रीकल्चर में मुझे बताइए क्या हुआ था। देखो, आपको जो मैंने अभी भी कहा था, इन एग्रीकल्चर कम्यून्स लैंड, जो कम्यून लैंड्स था, याद है ना आपको, कलेक्टिव लैंड्स were divided into smaller plots which were allotted only for the use and not for the ownership to the individual household। समझ में आया? तो सारा का सारा जो जमीन था ना, उसको एक जगह कर लिया, उसको गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल में कम्यून्स बना लिया, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बोला कि सुनो, तुम्हें काम तुम खेती करना है, ठीक है कर लो यार थोड़ा बहुत। तो खेती कर लिया, बट ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप उसमें से पैसे कमाओगे, तो पैसे कमाओगे, उसका अगेंस्ट मुझे टैक्स दे दो और अपना पैसा अपने पास रख लो। They were allowed to keep all the income before the land after paying what? Stipulated amount of taxes। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग, चलेगा? पक्की बात है यहाँ पे? तो ये वाला पॉइंट आपके बुक में नहीं है, ये वाला पोर्शन में लिखा हुआ नहीं है मेरा। ठीक है, वापस से बताइए क्या बात है? एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून्स बनाया गया, कम्यून्स में क्या कर दिया, पार्ट पार्ट डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल लोगों को भेज दिया, ओनरशिप के लिए नहीं, काम करने के लिए यस, इनकम कमाइए बट टैक्सेस दे दीजिए। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, लेटर फेज। ये कौन सा हो गया? इनिशियल फेज। 1978 के पहले का फेज के बारे में बात कर रहे हैं। और लेटर फेज में क्या हुआ मुझे बताइए? किसको इंपॉर्टेंस दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइजेस को अलाउ कर दिया, किस चीज के लिए? गुड्स को बनाने के लिए। उनको साथ में compete करने के लिए बोला, किसके साथ में? स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को। इंडिया में पीएसयूज बोलता है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वैसे ही चाइना में उन्हें बोला जा रहा था एसईओ। ठीक है, सही बोला ना, ये एसओई, एसओई, ठीक है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। बेसिकली क्या हुआ, अब इंडिविजुअल्स और प्राइवेट सेक्टर्स को आपने बोला कि आप सामान प्रोड्यूस करो, स्टेट ओन एंटरप्राइज को बोला कि आप भी बनाओ और आपस में कंपटीशन करो, ताकि आपकी क्वालिटी जो है इंप्रूव हो सके। बात समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसको स्टार मार्क करने का आपके नोट्स में लिखवाया था मैंने आप लोग को। चाइना ने एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी। उसमें क्या करता, दरवाजे खोल देते सब लोग। टेक्निकली इट साउंड्स रबिश, बट इट इज ट्रू। यू हैव ओपन द डोर्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू कम इन। ठीक है, चाइना ने बोला कोई बात नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडिया में आइए, इकोनॉमिक ग्रोथ करो देश के अंदर, बट सोशलिज्म हम हटाने वाले नहीं है। अनलाइक इन इंडिया, व्हाट हैज हैपेंड? इंडिया हैड ओपन द इकोनॉमी, बोला कि बाहर के कंट्रीज को इंडिया में इन्वेस्ट करो, बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बनो। बट कहीं ना कहीं इंडिया जो है कैपिटलिस्ट की तरफ मूव हो गया। स्टार्टेड ऑफ विद सोशलिज्म, बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? कैपिटलिस्ट। बट चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला अगर मैं कैपिटलिस्ट की तरफ चला गया तो मेरे हाथ से कंट्रोल ही चला जाएगा। भैया हम इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं, आपको जमीन चाहिए आप जमीन में लाइए, आपको प्रोडक्शन करवाना प्रोडक्शन करवाइए, आपको लाइसेंस चाहिए आप लाइसेंस लीजिए, डेवलपमेंट करिए, पैसा कमाइए, बाहर जाइए, मगर हमारा सोशलिज्म हटने का नहीं। मतलब वेल्थ को किसी एक कंपनी या मल्टीपल कंपनीज के पास में एक्यूमुलेट होने नहीं देंगे। और जहां भी बहुत बड़ा कंपनी होगा, वहां आप देखिएगा, वहां पे चाइना का जो गवर्नमेंट है उसका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होगा, सो दैट द कंट्रोल नेवर गोज आउट फ्रॉम देम। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी, इसमें क्या हुआ मुझे बताइए? ओपन डोर पॉलिसी में वीर साहब क्या हुआ था मुझे बताइए? इन्होंने प्लान किया क्या अचीव करने के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से? थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी वाइल मेंटेनिंग देयर कमिटमेंट। जैसे कि जैसे आप कमिटेड है, वैसे
ये लोग भी कमिटमेंट रखा क्या चीज का, सोशलिज्म का। नेक्स्ट, ड्यूअल प्राइसिंग जो है वो तो आप लोगों को पता ही है, सेम है। ठीक है, ड्यूअल प्राइसिंग में फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्या बोला, कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना सेल करेगा, किस प्राइस में करेगा, कौन सेट करेगा, गवर्नमेंट। और बाकी सभी चीजें जो है, जो भी सेल परचेज करना है वो किस रेट में होगा, मार्केट प्राइस में। ये भी आपके 2 मार्क के सवाल में एग्जाम में आया हुआ है, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, मोस्ट लाइकली इन 2021 पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, जितना मुझे याद है, बाकी आप लोग अपने है ना पेपर देख लेना एक बार। 99% श्योर है 2021 में पूछा था। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों किया था, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, टू अट्रैक्ट व्हाट, फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसमें फायदा क्या होता है मुझे बताइए आप लोग, एसईजेड्स में ये जनरली कहाँ पे होता है, नेशनल बॉर्डर्स की तरफ होता है, और ये फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है, ये बोलते हुए कि हम लोग कई सारे बेनिफिट्स आपको देंगे अगर आप बिजनेस को कहाँ करोगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में करोगे। ये आपके 5 पॉइंट है। ठीक है, चाइना वाला जो पोर्शन है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली जीएलएफ वाला पोर्शन एंड डुअल प्राइसिंग वाला पॉलिसी। ठीक है, बट हमने थोड़ा थोड़ा जो है रिफॉर्म्स की तरफ भी फोकस किया है, ताकि आप लोग कुछ भी पार्ट छोड़ो नहीं। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग एक बार के लिए वापस से जो ये वाला पोर्शन किया था, याद है क्या कुछ, उठे गोल, ये वाला चाइना का रिफॉर्म पॉलिसी, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला था प्री रिफॉर्म पॉलिसीज। देखो इंडिया के पास में ऑप्शन नहीं था, तो 1950 से लेकर 1990 तक एक रिफॉर्म पॉलिसी चला, फिर इंडिया का हालत बहुत खराब हो गया, तो इंडिया हैड टू फोर्सफुली चेंज देयर पॉलिसी इनटू अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। चाइना ऑन द अदर हैंड हैड अ चॉइस, उनको लगा कि 1978 तक हम लोगों ने बहुत हाथ पांव मारा, उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। जैसे एग्जांपल, इंडिया जो है फोर्थ टेस्ट विद रोहित शर्मा, फिफ्थ टेस्ट विदाउट रोहित शर्मा, रिजल्ट्स सेम। ठीक है, फोर्थ टेस्ट विद बुमराह, डिड वेल, फिफ्थ टेस्ट विदाउट बुमराह, हागू, सेम। तो वैसे ही पहले हाथ पाव तो बहुत मारा, पीठ भी तुड़वाया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, रिजल्ट्स क्या हुआ, सेम। ठीक है, अब जो है इनको लगा कि यार ऐसे पॉलिसी से काम चलने वाले नहीं है, इसलिए 1978, कब से, 1978 से जो है आपके पोस्ट रिफॉर्म पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले पहले क्या किया मुझे बताइए, सबसे पहले उन्होंने फोकस किया ऑन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। ठीक है, पहले पहले उन्होंने बोला कि देखो रूरल एरियाज में कोई भी इंसान को बेसिक चीजों के लिए मरना नहीं चाहिए, इसलिए पहले फोकस किसके ऊपर करेंगे, ऑन प्रोवाइडिंग द हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज थ्रू कम्यून सिस्टम, याद है ना कम्यून सिस्टम, देयर वेर मोर सुइटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, क्योंकि वो कम्यून किसके कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो लोग ही डिसाइड कर रहा था सब कुछ। इसके वजह से जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका हो रहा था, क्या हो रहा था, फूड ग्रेन्स का हो रहा था, कि किसको कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि फार्मर्स का जो कंट्रोल था वो किसके पास था, गवर्नमेंट के पास। नंबर 3, डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, जीएलएफ, कलेक्टिवाइजेशन इनिशिएटिव्स, द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट, द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट जो है वो क्या रहा आपका, सेम रहा। 1978 तक क्या रहा बच्चा, सेम रहा। ठीक है, इसलिए 1978 में लगा कि भैया हम लोग तो ट्रू सेंस में सोच रहे हैं मॉडर्नाइज होना हम लोग को, वैसा मॉडर्नाइज नहीं हो रहा है, हेंस दे इंट्रोड्यूस द न्यू रिफॉर्म्स इन द ईयर 1978, जहां पे दे अंडरस्टूड व्हाट आर द मिस्टेक्स दे हैड मेड। जीएलएफ ग्रेट मूव, वाज इट एक्सट्रीम, यस, हर चीज एक्सट्रीम में जाता है तो फायदा देता है, बट साथ में एक्सट्रीम में नुकसान भी देता है। बात समझ में आया, इस बार लोग समझ गया। उन्होंने क्या किया, पोस्ट रिफॉर्म पॉलिसी में सबसे पहले हर एक रिफॉर्म को स्मॉलर लेवल पे इंट्रोड्यूस किया और एक्सटेंड किया टू व्हाट, अ मैसिव स्केल। ठीक है, मैसिव स्केल में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, पहले स्मॉलर लेवल पे किया, पायलट लेवल पे वर्क किया, जब देखा अच्छा काम कर रहा है देन उसको क्या किया, एक्सटेंड किया टुवर्ड्स मैसिव स्केल। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा फैसिलिटीज इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब जो वहां के लोकल अथॉरिटीज है उनको पावर दे दिया कि भैया आप प्लानिंग करो, हमारे पास लेकर मत आओ अनलेस एंड अनटिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बोलता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। एक्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज हेल्प पॉजिटिवली इन इंप्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एंड लैंड रिफॉर्म्स जो है ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इसी में मैंने आपको सिखाया था ना, हैंडिंग ओवर द प्लॉट्स। ठीक है, हैंडिंग ओवर द प्लॉट्स टू इंडिविजुअल फॉर कल्टीवेशन, सपोर्ट बेस बना किस चीज के लिए, फॉर द रिफॉर्म। देखो सीधी सी बात है, जो प्लॉट्स था उसको रूरल एरियाज में दे दिया, रूरल एरियाज का जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया,
कि रूरल एरियाज वाला लोग जो है ना, उनको अर्बन एरियाज में आने की दरकार नहीं पड़े पैसों के लिए, उनका एरियाज को डेवलप किया, वहां स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया। उसकी वजह से क्या हुआ मुझे बताइए आप लोग, उसकी वजह से जो है अर्बन एरियाज के ऊपर आइसोलेटेड फोकस कर पाए और रूरल एरियाज भी अपने लेवल पे डेवलप हो सके। बात समझ में आया आपको, क्लियर है? तो यहाँ पे यहाँ ऐड होगा ये वाला, ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ है। खाली एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस किया, साथ में रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल क्या, इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया। समझ रहे हो ना बात को? इंडिया इसी चीज में लैक कर रहा है कि रूरल एरियाज मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंड चीज निकलता ही नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल हैव टू मूव आउट फ्रॉम देयर प्लेस एंड मूव टू व्हाट, सिटीज। सिटीज में भी दे रियलाइज कि ओ माय गॉड देयर इज नॉट मच वर्क, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी एक क्राउड है जो वेट कर रहा है काम के लिए। आज समझ में आ रहा है? चाइना ये स्मार्ट किया, चाइना ने क्या किया, रूरल एरियाज को भी डेवलप किया, वहां एग्रीकल्चर डेवलप किया, वहां पे रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, स्मॉल एंटरप्राइजेस को डेवलप किया, ताकि ताकि क्या हो सके मुझे बताइए आप लोग, सपोर्ट हो सके फॉर दी अदर रिफॉर्म्स। आज समझ में आया आप लोग? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चाइनाज रिफॉर्म्स। इस तरीके से ही आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलेगा? द मैक्सिमम दैट यू कैन ऐड व्हाइल यू रिवाइजिंग चाइना वाला पार्ट जो है, इज टू एड अप द वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म, क्योंकि वो भी चाइना ने इंट्रोड्यूस किया। हाँ, बात समझ में आया आपको? हाँ, सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था डेवलपमेंटल पाथ वाला पोर्शन में, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? दूसरा हमने किया चाइना का सारा पोर्शन को, जीएलएफ वाला पोर्शन 3 मार्क का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 पॉइंट ऐड करवाए हैं उसमें से। ठीक है ना, याद है ना आप लोग को कम्यून्स कितने थे, कम्यून से क्या हुआ, और इन्होंने बैकवर्ड एरियाज में भी डेवलप करने किया। इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला इंडस्ट्री सेटअप करो कहाँ पे, बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है, रिफॉर्म्स पता है ना, इनिशियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ था? ठीक है, चलेगा ना? इसको इंडिविजुअल नहीं था, इंडस्ट्रियल था, तो ठीक कर लीजिएगा। नहीं तो इनिशियल रिफॉर्म्स वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, इसको आप संदीप से कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, ड्वेल प्राइसिंग इज ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ओके। पाकिस्तान वाला तो पोर्शन आप लोगों को मैंने बताया ही था, उससे सिंपल है, इंडिया से फॉलोड है। ठीक है, पाकिस्तान वाला पोर्शन में ऐसा कुछ अलग भी नहीं है आपका यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये रहा सेम पाकिस्तान वाला केस में। ठीक है, बांग्लादेश अलग हो गया, तो सेपरेट हो गया, तो जुदा हो गया वो लोग। इकोनॉमी वाला पोर्शन में आइएगा, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम पता ही है आप लोग को, पाकिस्तान में क्या फॉलो करता है मुझे बताइए, द मिक्स इकोनॉमिक मॉडल which has a coexistence of what, both the public and the private sector। कई सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए थे, वो पॉलिसीज आपको बिल्कुल सिमिलर सिमिलर से नाम लगेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, द इंडिया भी यही कह रहा था क्या कि देश में सबसे पहले हमें क्या डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। टैरिफ प्रोटेक्शन किया था क्या? हाँ, इंपोर्ट कंट्रोल्स किया था क्या? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया था क्या? इन ऑर्डर टू व्हाट, प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। लेट अस ब्रेक इट डाउन, क्या क्या वर्ड्स है मुझे बताइए। आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो था, उसको क्या करना है मुझे बताइए आप लोग, उनको डेवलप करना है, सॉरी उनको क्या करना है, ग्रोथ ही लिखता हूँ ना, क्यों अलग लैंग्वेज याद करना है आपको, ग्रोथ करना है। ग्रोथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए आप लोग, ग्रोथ के लिए क्या क्या किया, तारीफ कम किया उसका, टैरिफ प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके अलावा मुझे बताइए और क्या यूज किया आपका, डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स, एंड तीसरा क्या बोला मैंने आप लोग को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, ये 3 चीज किया भैया। पाकिस्तान ने क्या कोशिश किया ताकि उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, उसके लिए 3 चीज, टैरिफ को प्रोटेक्ट किया, डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ यहां तक आप लोग को? नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन पता है, हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द 1970s। नेशनलाइजेशन किया गया जस्ट लाइक इंडिया ऑफ द वेरियस कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखो ये आपके 1 मार्क के लिए पूछ सकता है कि जब शुरू शुरू में 1970 के वक्त में जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था, या फिर 1970 के वक्त में कौन सा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान ने, वो था नेशनलाइजेशन।
यानी कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जो कि आगे प्रोडक्शन में काम आता है, उन गुड्स ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेकर आ गया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या किया मुझे बताइए, डी नेशनलाइजेशन लेकर आया, प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज किया और कई सारे इंसेंटिव्स दिए ताकि उनके लिए उनके इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो सके। अगर आई एम सेइंग डोंट रिमेंबर द एंटायर पॉइंट सेट, रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स, इट विल डू फॉर यू। आप बाकी आंसर्स को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट आपके कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेट होने पड़ेंगे, तभी आप आंसर बना पाओगे। जैसे डी नेशनलाइजेशन, ठीक है, बेटर वर्ड है, उसके आगे पीछे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। समझे बात को, डी नेशनलाइजेशन वर्ड से आप क्या कर सकते हो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंटर हुआ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या दिया, इंसेंटिव्स वगैरह दिया ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। और आप अगर थोड़ा स्मार्ट हो तो आप इसमें एक और एडिशनल पॉइंट कर सकते हो क्या, कि भैया उनकी उसकी वजह से जो पब्लिक एंटरप्राइजेस था उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा, जो कि आपने चाइना से अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिला कहाँ कहाँ से, वेस्टर्न नेशन से, रेमिटेंसेस फ्रॉम द मिडिल ईस्ट से आपको मिला ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हो सके। चलेगा, ठीक है, यहां तक अपन ने पिछले क्लास में किया था। अरे तुम जानती नहीं हो, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब साहब ये जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है आपका, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट, डेंसिटी, जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, डेंसिटी नहीं पता, तुम्हारा कितना डेंसिटी है, नहीं पता डेंसिटी क्या होता है, लिखा हुआ था, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, अर्बनाइजेशन कितना है, ठीक है, डेटा दिया हुआ आप लोगों को। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता जाता है, कौन चीख मारा बे, वाज क्वाइट डेंजरस। ठीक है, एनालिसिस समझ में आया आपको, क्लियर है। अगर हमको चीख से डर लगता रहे, कोई केस वेस रिपोर्ट हुआ, हम पहले ही बता रहे हैं आप लोग को, है वो थे, मास्क वास्क पहन के कराएगा हम। एक तो यूट्यूबर भी हम देखा है, वो मास्क पहन के करता, समझ में आ गया क्यों पहनता वो। ठीक है, हम रेडी है एकदम, कोई छींक मारा हाथत पहन लेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है, अपने को छीका छुकी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बहुत रिस्की मामला है। ठीक है, अच्छा हाँ, कितने अच्छे, मतलब अभी मैंने ऐसे रिपोर्ट देखा था कि उसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट केस मिला ना बैंगलोर वाला, जो केस अभी आया है, आप लोगों को पता है ना, हाँ, उसमें मस्त चीज हमको क्या लगा, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, अभी खाली एक ही केस है, बस उस केस का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब वो बाहर नहीं गया है, मतलब वो एक केस तो है नहीं, क्योंकि कहीं से आया है, तो एक केस तो नहीं है, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोविड और इसका में फर्क है, दोनों के जो कैटेगरीज है अलग अलग है, चिंता करने की बात नहीं है। कोविड के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन था, इसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, बट चिंता करने की बात नहीं है। बट कोविड के लिए एटलीस्ट एंटीवायरल ड्रग, मतलब एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स था, जिसकी वजह से हमारे जो बीमार हो, चीख फूक वो था वो कम हो जाता था। इसमें नहीं है, मतलब आपको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, बट चिंता करने की बात, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव बात कौन करता है यार। ठीक है, बट आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। आइए, तो इसमें क्या है, देखिए, आप पॉपुलेशन के बारे में बताइए आप लोगों को, ठीक है, जब तक ये बुक डेटा जो है 2000 का है, 19 का, इसकी वजह से आपको चाइना जो है पॉपुलस कंट्री दिख रहा है, पर हमने पीक कर लिया है, ठीक है, एंड इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो अभी तक इसमें बुक में आपका लिखा हुआ है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट इट इज नॉट द फैक्ट, इंडिया ने क्या कर दिया, बुक कर दिया है, ठीक है। अच्छा देखो ना, इफ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन द वर्ल्ड, दैट इज आप जो बोलते हो ना, अरे कहीं भी चले गए इंडियन है, ठीक है, वन इज एन इंडियन एंड अनदर इज अ चाइनीज, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल एंड अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। बात समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो, एक ग्लोबल डेटा के हिसाब से दिया हुआ, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इतना ही पॉपुलेशन है बस, ठीक है, ग्रोथ रेट केवल 0.81% का है, इंडिया रैंक्स नंबर 1, ठीक है, फिर चाइना नंबर 2 में है, और पाकिस्तान रैंक नंबर 5 में है। पाकिस्तान साइज के हिसाब से कुछ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लोग खेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक ये हो गया पॉपुलस कंट्री के ऊपर। हाँ जा, डेटा के ऊपर क्वेश्चंस नहीं, कैसे याद करेगा, ये डेटा याद कर, तो 1432269685, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब टेबल दे देगा आपको और कंपेयर करने बोलेगा,
तो अपन क्या बोलेगा, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ दिस मच, फॉलोड बाय चाइना, एंड ये वाला इस तरीके से। ठीक है, ग्रोथ रेट देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रोथ रेट पॉलिसी। अच्छा, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स जो है हम लोग यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे या फिर अपने बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन देखो, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट इज हाउ मच, इज द लोएस्ट। मतलब पहले वो लोग समझ में आ गया वो लोग को कि ज्यादा करके फायदा नहीं है, तो इसलिए अभी ग्रोथ रेट कितना है, 0.46%। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया इट इज हाउ मच, 1.03%। पाकिस्तान को लगा कि कहीं तो आगे बढ़े, इसलिए 2.05%। The reason for the low growth of population is the one child policy introduced by the China in the 1970s। इसके वजह से क्या हुआ मुझे बताइए, पॉपुलेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। बट नेगेटिव क्या हुआ कि प्रपोर्शन ऑफ बूढ़ा लोग इन कंपैरिजन टू यंगर लोग ज्यादा हो गया। ठीक है, ऑल्सो देयर वाज अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो बिकॉज मोस्ट ऑफ देम प्रेफर्ड व्हाट, द मेल चाइल्ड ओवर द गर्ल चाइल्ड। तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो था इंट्रोड्यूस कब हुआ था मुझे बताया, डेट इज इंपॉर्टेंट, 1979। ये आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, एक मार्क के लिए 1979। ठीक है, टू कंट्रोल द साइज एंड ग्रोथ पॉपुलेशन ऑफ द चाइना। मेरा पहला चीज वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस करा, ताकि साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइना जो है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ बर्थ दिस वन अनाउंस द टू अवॉइड डेमोग्राफी, ये नहीं चाहिए, हम बाद में करा देगा पोर्शन को लास्ट में। ठीक है, अच्छा पॉइंट नहीं लिखा है लोग, वो कंट्रोल द फर्टिलिटी रेट वगैरह वो सब है, वो सब लिखा हुआ है उसमें, वो लिखना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मुझे बताइए, चाइना एज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द ग्रोथ रेट कितना है आपका, ग्रोथ रेट इज द लोएस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंपेरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। डेंसिटी कितना है, 148 पर्सन पर स्क्वायर फीट। इन कंपेरिजन इंडिया कितना चिपक चिपक के रहता है, और यहाँ पे कोविड बचाने की बात कर रहे थे, यहाँ पे कितना 128 लोग, 128 पर 148 है, 120 वही ठीक है, तो 20 लोग में क्या उखाड़ लिया हम लोग, 148 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ इंडिया में कितना, 455 पर स्क्वायर किलोमीटर। आई होप अच्छा अच्छा है वो लोग मुंबई जाके कैलकुलेट नहीं किया, नहीं तो 1500 या 1600 रुपया, 1600 लोग होता। और पाकिस्तान में कितना है, 275 स्क्वायर। ठीक है, सेक्स रेशियो में कौन है भाई नंबर वन में, लोएस्ट कहाँ है इंडिया में, कैसा 924। पाकिस्तान और चाइना में कितना है, 949 है, 946। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, पहले तो आपको एक सवाल पूछेगा एक मार्क के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born by a woman in the reproductive age of 15 to 45 on an average। ठीक है, फिर ये देख लेना जो डेटा दिया है वो कौन सा याद करेगा आप लोग बैठ के, करेगा क्या। अर्बनाइजेशन, ये अच्छा है, अर्बनाइजेशन कहाँ पे ज्यादा है सबसे, चाइना में 59%, इंडिया में कितना है, अबे हम लोग हर जगह पीछे है क्या बे, 34 एंड 37%। ठीक है, ग्रोथ इंडिकेटर्स वाला पोर्शन जो है उसके लिए, ग्रोथ इंडिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ पीपीपी, जीडीपी जानता है आप लोग, जीडीपी विद एडजस्टेड विद इट्स पीपीपी, पीपीपी मान जाए परचेज पावर पैरिटी। ठीक है, जीडीपी को इन टर्म्स ऑफ इट्स परचेजिंग पावर, मतलब जैसे मान लो मेरा जीडीपी बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस मान लो, बट मैं इंडियन रुपीस से उतना सामान परचेज नहीं कर पाता हूँ, और सोचो यूएस में जो पीपीपी है वो कम है, सॉरी जीडीपी कम है मान लो एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, पर यूएस डॉलर्स का पीपीपी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो अपन पीपीपी करते हैं, क्या करते हैं पीपीपी, ये इंपॉर्टेंट है, पीपीपी एग्जाम में पूछा नहीं है इसलिए आप लोग के लिए रेलेवेंट है पीपीपी। ठीक है, लिबर्टी वगैरह सब कुछ आपका एग्जाम में पूछ चुका है, ये टॉपिक को काफी दफा से इंपॉर्टेंट माना गया है और आपका पूछा गया नहीं है। ठीक है, आइए, पीपीपी शोज द इक्विटी ऑफ परचेजिंग पावर among the countries, that is it is a quantity of goods and services that can be bought with the unit of money। हमारे रुपया से कितना यूनिट ऑफ सामान जो है हम लोग, हमारे यूनिट ऑफ मनी से कितना सामान हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं परचेज प्राइस पैरिटी। यूएस डॉलर्स का परचेज प्राइस पैरिटी इज लिटिल हाई और नॉट, और मुझे बताइए आप लोग, द आंसर इज व्हाट, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएस डॉलर इज द मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी इन द एंटायर वर्ल्ड, तो उसका पर यूनिट करेंसी का वैल्यू ज्यादा है या नहीं है, यानी कि विद दैट पर यूनिट करेंसी वी कैन परचेज गुड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नॉट, तो उसका परचेज प्राइस पैरिटी क्या होगा, हाई होगा। दैट शोज व्हाट, द इक्वालिटी ऑफ द परचेजिंग पावर अमंग द कंट्रीज at the international level। the unit of money of India, Pakistan and China are Indian rupees, Pakistan is हमारा गलती कोई नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को पता था ना, युआन ही होता है,
ठीक है, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ ईच डोमेस्टिक करेंसी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, वन इंडियन रूपी cannot buy the same quantity of goods and services in Pakistan or China. It can buy in India. Similar in this case, the Pakistani rupee and in China's yen. कोई मतलब का पॉइंट नहीं है ये। US dollar is universally accepted currency. Therefore, GDPs of the different currencies are expressed in US dollars called as PPP US dollars. आप जब GDP देखोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ रहता है GDP as per adjusted PPP of dollars. तो यानी कि क्योंकि हमारे वैल्यू ऑफ करेंसी अलग हो सकता है इन पाकिस्तान और चाइना, चाइना का युआन अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड करेंसी ले लिया जो कि क्या है, डॉलर, जो जनरली कॉमनली एक्सेप्टेड होता है इन द मेजर कंट्रीज। हेंस इसीलिए पीपीपी को एज अ स्टैंडर्ड हमने माना है एज डॉलर। तो दो सवाल पूछ सकता है, एक तो होता है कि पीपीपी होता क्या है, आप सेकेंडली ये भी हो सकता है कि हर एक कंट्री के हिसाब से कैलकुलेशन अलग है, और जो स्टैंडर्ड जीडीपी कैलकुलेशन होता है वो किसमें होता है, पीपीपी इन यूएस डॉलर्स। तो ये आपका एक मार्क के लिए पूछ सकता। ठीक है, मैं छोटू छोटू पॉइंट्स को निकाल रहा हूं आप लोग के लिए ताकि आपका काम बढ़िया हो जाए। ये डेटा वाला जो है अनदर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका। पिछले साल जो है, पिछले साल का पेपर में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आया था इसके ऊपर मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, एनालिसिस वाला सेक्टरल कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट भी करना है, एक सेकंड को, उसके पहले तनिक एक सेकंड रुकिएगा। ग्रोथ इंडिकेटर्स अपन ने कर लिया है, फिर परचेज प्राइस पैरिटी अपन ने कर लिया, चाइल्ड रिफॉर्म्स कर लिया, यहाँ पे ट्रेंड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ये करना है अपने को मेन। ठीक है, सुनो, अभी एक बार दो तीन पॉइंट यहां से कर लेता पहले अपन ना। ये चाइना का रिफॉर्म पॉलिसी अपन ने कर लिया। सुनो सुनो, यहाँ पे देखो, ये खत्म हो गया, डेवलपमेंटल पार्ट खत्म। ये मैंने आपको जस्ट रीड बोला करने के लिए, ये मैंने आपको प्रॉपर्ली करवा दिया है। पाकिस्तान के सारे रिफॉर्म्स हो गए। कंपैरेटिव स्टडी वाला ये हमने डिस्कस किया, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वाला जो पोर्शन अभी डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको केवल डेफिनेशन एक चीज का दिखाया, किसका, फर्टिलिटी रेट का, और अर्बनाइजेशन का पॉइंट मैंने आपको दिमाग में सेट करने के लिए बोला है। ठीक है, ग्रोथ इंडिकेटर जनरली क्या होता है, आपका जीडीपी होता है एडजस्टेड विद इट्स पीपीपी। बट क्योंकि हर कंट्री के जो करेंसी वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, हेंस स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है भाई, यूएस डॉलर्स है, तो पीपीपी एडजस्टेड विद यूएस डॉलर्स। ये अपना बाकी है करना अभी। ठीक है, ये अपना बाकी है, अपन ने पीपीपी कर लिया ये वाला पोर्शन, इसको कंप्लीट कर लिया अपन ने। ठीक है, आइए ये खत्म कर लिया हमने। ठीक है, चाइना रिफॉर्म पॉलिसी, आइए कुछ क्वेश्चंस अपने करना। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म याद है अपन डिस्कस किया था अभी, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इट्स कंट्री। ये क्यों किया था, पहला रीजन, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। नंबर टू, फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट, better health services for the woman and has the reduced risk of death and injury associated with pregnancy। तो ये दो तीन पॉइंट आपके लिए लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, मतलब आप लोग जब वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कोई भी बच्चा यहाँ पे है जिसको वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म समझ में नहीं आया या पता नहीं है, सबको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक बच्चा होना चाहिए। वेरी स्मार्ट। ठीक है, नंबर टू क्यों किया है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ सके, बात समझ में आया। बट दो पॉइंट और एक्स्ट्रा किया, नंबर वन, ताकि प्रॉपर क्या हो सके, हेल्थ सर्विसेज हो सके, किसके लिए, वुमेन के लिए। एंड नंबर टू क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ एंड इंजरी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। बात समझ में आया आपको। इसके अदर इम्प्लीकेशंस भी थे, उसके वजह से क्या हुआ था, एल्डरली पीपल बिकेम मोर देन द यंगर पीपल, एंड उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ा, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, लोग बाग काम करने वाले कम थे, और जो बेनिफिट्स था लेने वाला वो मतलब डिपेंडेंस वेर मोर देन द एक्टिव पीपल। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ये एग्जाम के रिपोर्ट है, तो सिर्फ 2021 में पूछा एग्जाम में। ठीक है, फिर 2022 में जो सवाल पूछा था वो था, एक बार पढ़ लो ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है क्या, वन चाइल्ड पॉलिसी नो, हो जाएगा, याद हो जाएगा की बात तो। नेक्स्ट, लिबर्टी इंडिकेटर, ये तो किसी किसी एग्जाम में भी आया था। ठीक है, 2022 का आया था क्वेश्चन। ठीक है, लिबर्टी इंडिकेटर में क्या था मुझे बताइए, कितना लिबरल है आप, मतलब आप जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कितना पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे बताइए, आपका कितना से है इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, इसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। तो लिबर्टी इंडिकेटर में बी डिफाइन एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ व्हाट, डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन टू थिंग्स, सोशल एंड पॉलिटिकल
डिसीजन मेकिंग। जैसे चाइना में दिस हाई अमाउंट ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर, नॉर्थ कोरिया हाई अमाउंट ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर, वहां जिसको जो बोलना है कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे लिबर्टी इंडिकेटर क्या पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अनलाइक इन द केस ऑफ यूएस, देयर हाई लिबर्टी इंडिकेटर, कनाडा हाई लिबर्टी इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर लिबर्टी इंडिकेटर है आपका तो देश में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शनल राइट्स होगा आपको फॉर द सिटीजंस। नंबर टू, जुडिशरी के पास अच्छा खासा पावर होगा, ठीक है। तो लिबर्टी इंडिकेटर आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि देश लिबरल लिबर्टी देश में लिबर्टी है या नहीं। नंबर वन इज व्हाट, कि आपके पास में कितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट, आपके साथ में कुछ भी बुरा हो गया, आपके साथ में कुछ भी अन्याय हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना सारा आपके प्रोटेक्शन राइट्स लिखे हुए वो। नंबर टू, जुडिशरी का पावर कितना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव दिस क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ रेट एंड द री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया था आपसे, 21, 22, 23 सर, 24 में क्या है, सवाल नहीं है क्या, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। आइए, क्या क्या रीजन है मुझे बताइए, क्या क्या रीजन है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या है मुझे बताइए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ। आपको पता ना पाकिस्तान इज अ वेरी एग्रियन इकोनॉमी, उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड लाइकली सो, लुक एट द लोकेशन, ठीक है, दे हैव फर्टाइल लैंड्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है एंड फूड सप्लाई डिपेंडेंट किसके ऊपर है मुझे बताइए, ऑन गुड हार्वेस्ट, ठीक है। ये कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस तो है नहीं, ये क्या है, हार्वेस्ट के ऊपर है, बरसों रे मेघा मेघा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब गुड हार्वेस्ट होगा तो उनका इकोनॉमी का कंडीशन अच्छा होगा, जब नहीं होगा तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगा, खराब या फिर नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हैवी डिपेंडेंस ऑन दी एग्रीकल्चर। नंबर टू, फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री, ठीक है। नंबर टू का पॉइंट क्या है आपका, फॉरेन एक्सचेंज एसेंशियल कंपोनेंट है या नहीं कोई भी इकोनॉमी के लिए, यस सर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उन्होंने बिल्ड किया है थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हाउएवर इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम फ्रॉम द रेमिटेंसेस फ्रॉम द पाकिस्तानी वर्कर्स इन द मिडिल ईस्ट एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ द हाईली वॉलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखो, देश में फॉरेन रिजर्व चाहिए क्या, हाँ सर, सोर्सेज भी तो चाहिए। देश में उतने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुए हैं, या तो फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं कहां से, जो लोग पाकिस्तान के लोग इंडिया वहां पे बाहर काम कर रहे हैं, यूएई वगैरह में काम कर रहे हैं मान लो, वहां से जो पैसे आ रहे हैं वो एक फॉरेन करेंसी है पाकिस्तान के लिए। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा ऐसी चीज है जिसके बारे में यहाँ पे लिख नहीं सकता है, उससे भी फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं। तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सब एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज हाईली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, गुड हार्वेस्ट। अगर खराब हुआ तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। एंड नंबर थ्री, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑन लोन्स, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying back the loans on the other। तो लोन ले भी रहे हैं, साथ में लोन आप पे नहीं कर पा रहे। बात समझ में है? कोई भी नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गेहूं, चावल, प्याज, आलू, टमाटर, हाँ टमाटर बड़े, ठीक है, क्लियर है, उसकी बात 100% चलेगा ना। 3 पॉइंट्स, एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंसी, नंबर टू फॉरेन रिजर्व्स का कम होना, नंबर थ्री ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स एंड नॉन रिपेमेंट ऑफ द लोन्स, इनएबिलिटी टू पे द लोन्स, क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा, बहुत क्या है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा दादा, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन रिजर्व्स, ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स कोई भी कंट्री को चाहिए कि आज की डेट में, यस सर, ठीक है। या तो आप रशिया की तरह हो जिसके पास सब कुछ है, या तो आप नॉर्मल कंट्री हो। अब नॉर्मल कंट्री होगा तो उसको तेल वगैरह सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तेल वगैरह के लिए मिनिमम, अगर तेल हो गया, कोयला हो गया, उसके लिए तो पैसा चाहिए, फॉरेन रिजर्व्स। अब मेरा एक्सपेंडिचर तो है ही, रिजर्व्स आना भी तो जरूरी है, इनकम भी तो जरूरी है, उसके लिए मेरा सोर्सेस क्या है, या तो मेरा सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो, या फिर इंडस्ट्रीज हो। बट अगर मेरा डिपेंडेंसी इज ऑन एग्रीकल्चर तो प्रॉब्लम क्या है, जब मेरा अच्छा हार्वेस्ट है उस वक्त तो मुझे अच्छा दाम मिलेगा और मेरा फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएगा। बट जिस साल या जिस टाइम में मेरा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होकर रखा, उस साल क्या होगा, मेरा दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होगा ही नहीं होगा बाबा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाए, खर्चा तो उतना ही रहेगा, रेवेन्यू कम हो गया, अल्टीमेटली कवर अप करने के लिए क्या लेगा, लोन्स, और लोन्स को रिपे भी कर नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से और माउंटिंग लोन्स हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 भी लिंक करवा दिया आपको, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद हम्म, हाँ,
सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन देखिए एक बार के लिए, in all the three economies, industries and the industry and the service sectors has been less proportion of the workforce, but they contribute more in terms of output, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जो जीवीए एग्रीकल्चर कितना कर रहा है 16, पाकिस्तान का कितना कर रहा है 24 और चाइना कितना कर रहा है 7। इंडस्ट्री कितना कर रहा है 30, 41 और 19। सर्विस इंडिया में कितना कर रहा है 54, 52 एंड 57। बट देखो एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जीवीए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर 16, बट एम्प्लॉयमेंट कितना ले रहा है मतलब 43% ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन इंडिया विल जस्ट कंट्रीब्यूट हाउ मच 16% टू द जीवीए। समझ में आया आपको, यानी कि एग्रीकल्चर जो है ज्यादा लोगों को वर्कफोर्स रख रहा है, पर उसका जो आउटपुट लेवल है वो क्या है तीनों ही कंट्रीज में क्या है कम है, ये बोलने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। बात समझ में आया आपको, ठीक है। हम्म, रुको, ग्रॉस वैल्यू एडेड 2 मिनट नहीं रुक पाए, कितना बजे से है 5:30, 5:45, 5 मिनट में कौन सा 5 में जाके और मक्खी मारेगा, ठीक है। आइए अब देखो इसमें क्या है, अब मेरे को मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा कॉमन सेंस वाला टॉपिक्स है, ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ना उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप लोगों को। देखो यहाँ पे ड्यू टू द टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इन जस्ट हाउ मच 10% in the total land area. The total cultivatable area is how much? In China accounts for 40% of the cultivatable area in India. Till 1980, 80% of its population were dependent on farming as the single source of livelihood. Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicrafts, commerce, and transport. As a result, proportion of workforce engaged in agriculture reduced from 26% to रिड्यूस 26%, सॉरी पहले कितना था आपका 80% लोग था, अभी कितना रिड्यूस हो गया 26% हो गया, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 7%, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो याद करना नहीं है आपको, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी आप लोगों को आता है ऑलरेडी कि चाइना में जो है मेजोरिटी लोग जो है एग्रीन इकोनॉमी में डिपेंडेंट थे, उनको बाकी फील्ड्स में जाने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है चलेगा। इंडिया में क्या हुआ था मुझे बताया, जीवीए कितना है 16%, लोग कितना इन्वॉल्व है 43%, पाकिस्तान में कितना है। तो आप एक चीज को समझ पा रहे हो आप लोग, सिर्फ चाइना के बारे में इंपॉर्टेंस में दिया हुआ है खाली कि पहले चाइना में क्या था 10% कंट्रीब्यूट करता लैंड एरिया है, बट इंडिया में कितना है 40% है। पहले कितना लोग इन्वॉल्व था 80%, रिड्यूस कितना हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे पहले कितना था 80% से कितना हो गया आपका 26% हो गया आपका, ठीक है चलेगा। फिर प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में बताया यहाँ पे, चाइना में कितना है सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स कितना है 41, नहीं नहीं चाइना में कितना है 41 थोड़ी है, सेकेंडरी 25 प्लस 28 प्लस 46 कैसे है, 41 कैसे हुआ 41 कहाँ है, ओ अच्छा वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवी, सॉरी ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवी कितना है 41%, इंडिया में कितना है 30% और पाकिस्तान में कितना है 19%। तो ये तो आपको वही दिया हुआ है, तो इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स में देख के लिखा सकते हो, ठीक है, कितना लोग जो है इन्वॉल्व है, दिया हुआ है डायरेक्टली, आपको याद नहीं करना पॉइंट्स को सबको, ठीक है। देखो ना इन्होंने क्या किया, पूरा टेबल दिया आपको, एग्रीकल्चर के बारे में हल्का सा बता दिया, फिर इंडस्ट्री के बारे में हल्का सा बता दिया, और फिर टेबल को बता दिया। आप समझ पा रहे हो कुछ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एनालिसिस का जब सवाल आएगा मान लो इस क्वेश्चन के ऊपर में, तो क्या करोगे, एग्रीकल्चर के बारे में 2 लाइन यहां से पढ़ लीजिएगा खाली, कि जब लिखने आए तो आप कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन लिख सकते हो एग्रीकल्चर के ऊपर कि क्या था सीन, इंडस्ट्री के ऊपर लिख सको और सर्विस के ऊपर लिख सको, और उसके अलावा जो टेबल में डेटा दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, उतना आप वहां पे लिख दो। डेटा तो बाकी याद कर भी नहीं पाओगे, इतना डेटा याद कैसे करोगे आप लोग, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है, एंड वी आर डन, इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। अब एचडीआई दिया हुआ, रैंक दिया हुआ, लाइक ये सब आपको टर्म्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ डेटा के ऊपर आप लोग का, ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ठीक है, ये किसका बुक है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या देखो, एचडीआई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एचडीआई क्या रिकॉर्ड करता है आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई
shows a higher level of growth and development of a country. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिमाग में सेट करना है आपको, ठीक है। आपके बुक में, हाँ, नहीं मतलब एचडीआई टेक्स इनटू कंसीडरेशन लॉट ऑफ इवेंट कि जो इंसान है उसको बेसिक नेसेसिटीज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, तो वो ओवरऑल लेवल पे एक एचडीआई का रैंकिंग आता है आपका और एचडीआई का स्कोर आता है आपका, ठीक है। तो एचडीआई मोटा मोटी इसलिए का पैरामीटर, ठीक है। एचडीआई इज अ पैरामीटर ऑन एन इंडिकेटर व्हिच शोज द व्हाट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके बुक में ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड है क्या, देखो तो एक बार। हाँ, नहीं ना, तो उसमें लिख लो एचडीआई इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ व्हाट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, of what socio-economic development. Higher level of HDI shows what higher level of growth and development of the country, ठीक है। तो higher HDI shows what higher growth and development, ठीक है। और डेटा आपको पता ही है, चाइना का कितना है, तो इंडिया कितना है 0.645, चाइना कितना है 0.761, वैसे कितना 0.551। चाइना कौन से प्लेस में 87th पोजीशन में, इंडिया 130 वेरी बैड, पाकिस्तान कितना 154, ठीक है। चलेगा ना। सिर्फ अगर डेटा के हिसाब से मैं बात करूं, सिर्फ डेटा, प्योर डेटा के हिसाब से बात करूं, आपको सिर्फ जरा डेटा याद करना है बस, एच टी आएगा, दैट्स इट, नथिंग। और कोई डेटा को याद करने की रिक्वायरमेंट एज सच आपको नहीं है, याद होगा भी नहीं, फायदा नहीं है करके, सिर्फ ये डेटा अगर होता है तो कर लीजिएगा बस खाली, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, आप कितना जीने वाले हो, ठीक है। इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, ठीक है। जिस कंट्री में अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सिविक फैसिलिटीज होगा, सर्टेनली नॉट हियर, सिक्योर अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इट्स सिटीजंस। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, हमको कोई ऐसा जेल वेल तो नहीं भेजतेगा ऐसा बोलने का, लिबर्टी इंडिकेटर है क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, हेल्थ एंड सिविक फैसिलिटी जहां अच्छा होगा वहां पे लाइफ ज्यादा होगा, ठीक है। चाइना में कितना है 76.9, बुढ़ा लोग जीता है। इंडिया और पाकिस्तान में कितना, इंडिया में कितना है 69.7 और पाकिस्तान में कितना है 67.3। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने पीरियड तक आप स्कूल में मीन रहते हो, मतलब किसी से बात नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा है क्या, दिया बोलता हमको तो 18 साल हो गया फिर तो सर, ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं बोल रहा था क्या हमको, ठीक। हाईएस्ट कहाँ पे है, चाइना में है, वहां पे लोग बहुत मीन रहता है, कितना 8.1% तक। पाकिस्तान, इंडिया में 6.5 तक, और पाकिस्तान में कितना है 7.5 है, ठीक है। लोग बाग एवरेज में समझ गया ना, पढ़ रहे हैं ना, करेक्शन और करते हैं, इट्स नॉट 5.3, इट्स 5.2। फिर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसमें कौन सबसे हाईएस्ट होगा, चाइना, ठीक है। फिर पाकिस्तान नहीं होगा, फिर इंडिया होगा ना, इंडिया, फिर ठीक है। फिर बिलो द पॉवर्टी लाइन, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब क्या है, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन आर द पीपल, क्या बात है, who do not even have the level of income and expenditure which is necessary to meet minimum levels of calorie intake। अच्छा आपको पता है छोटा मैम ने कैलोरी इनटेक भी पढ़ा था, इतना लोग खाना नहीं पता, चैप्टर था पॉवर्टी बोल के, वहां पे लिखा हुआ था कि किस इंसान को बिलो द पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, ठीक है, बिलो द लेवल्स ऑफ कैलोरी इनटेक, ठीक है। अच्छा आप लोग का जो ये सीयूईटी होगा ना, सीयूईटी जानता है आप लोग, उसमें पूछता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अच्छा ये एग्जाम में पूछा हुआ है 2021 और 22 ऐसे ही कुछ था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, क्या होता है मुझे बताइए तो, नंबर ऑफ इन्फेंट्स विच डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year per 1,000 लाइफ बर्थ इन अ ईयर, ठीक है। लो आईएमआर जो है वो क्या शो करता है कि आपके पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन का रिक्वायरमेंट है, चीफ कटा कोई बुराई क्यों मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, maternal mortality rate MMR, maternal mortality rate is defined as the number of maternal deaths per 1 lakh लाइफ बर्थ, दुनिया का बात को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितना है और एमएमआर में कितना है, ममर कितना है, 1 लाख लाइफ बर्थ के हिसाब से नंबर ऑफ maternal डेथ्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम में पूछा नहीं है आप लोग से, तो ये हम आप लोग को स्टार मार्क करके रखते हैं आप लोग के लिए, पूछा नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। चाइना में कितना है 1 लाख में से 29 वुमेन डाई, इंडिया एंड पाकिस्तान में है 133 एंड 140, ठीक है, 133 एंड 140।
ठीक है, तो ये आपको स्टार मार्क कर लीजिएगा, MMR। ठीक है, फिर एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन, ये सब तो ठीक है, चलो ठीक है। फिर बेसिक ड्रिंकिंग वाटर अंडर, ठीक है, ये तो सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिबर्टी इंडिकेटर हमने कर लिया था। हाँ तो बोलो बे। फिर ये प्री रिफॉर्म्स, पाकिस्तान चाइना का पोस्ट रिफॉर्म्स पढ़ लिया। पाकिस्तान की हालत क्यों टट्टी है वो पढ़ लिया। कंक्लूजन पढ़ना है आप लोग को, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बी आर डन विद द चैप्टर। हॉट्स देख ले, हॉट्स दिया ही नहीं, बताइए। यस, कितना दूर से आया है मेरे लिए, चैप्टर नंबर 10 करेगा और तुम हॉट्स का फोटो नहीं भेजा। प्रिंसी बताएगा, हॉट्स कर ले। वेरी गुड, प्रिंसी बोला करने के लिए। ठीक है, चलो ये वाला तक रखते हैं। अच्छा, हम आपका टेस्ट जो है 10 तारीख को रख ले क्या? 10 को रखे, 11 को रखे? 11, 11 डे क्या है? 11 को डे क्या है? सैटरडे। तो हम लोग उस दिन टेस्ट रख रहे हैं। ये अभी तो खुजली आ रहा है। HCF नहीं, चैप्टर 3 आईडी का, HCF एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड HCF। ठीक है, चलेगा। द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी बिगिन विल बी रूरल डेवलपमेंट। उसके साथ में हमारा आईडी एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। फिर एक दो लंबा सेशंस लेके आईडी का रिवीजन कर लेंगे, अगर आप लोग को इच्छा होगा तो। नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। उसके अलावा विल पैरेलली स्टार्ट विद नेशनल इनकम बेसिक्स। ठीक है, 12 से लेके 15 तक हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके अलावा पूरा टाइम है। ठीक है, वीर साहब पढ़ना लग जाइए आप, हम बता रहे हैं आपको।